हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फाइनेंस डिस्कस करने वाले हैं। हमने अब तक बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे लीज फाइनेंस क्या होता है, हायर परचेज फाइनेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लीज फाइनेंस के बारे में। तो व्हाट इज दिस लीज फाइनेंस, पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसका, देन उसके बाद लैंग्वेज गो थ्रू करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जिसको अपनी फैक्ट्री में एक बड़ी सारी प्लांट एंड मशीनरी लगानी है। अच्छा, अब इस मैन्युफैक्चरर के पास ना एक प्रॉब्लम है, एक नहीं इवन दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम कि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है एक साथ। आपको अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, मान लीजिए 50 करोड़ 100 करोड़, तो अगर कोई भी नया बिजनेस सेटअप कर रहा है उसके पास इतने सारे फंड्स ऑब्वियसली नहीं अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे वो कैसे अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा। तो एक तो लैकिंग ऑफ फंड्स एक बहुत बड़ा इशू होता ही है। एंड सेकेंडली, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि वो कई सालों से बिजनेस कर भी रहा है, बहुत सारा पैसा है भी उसके पास, बट स्टिल उसको हमेशा एक डर बना रहता है कि मेरी जो भी मशीनरीज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली ऑब्सोलीट हो जाती हैं और हमें हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी देखनी पड़ती है। तो ऐसे में ये जो मैन्युफैक्चरर है ये हमेशा एक थिंकिंग प्रोसेस में डूबा रहता है कि व्हाट टू डू, टेक्नोलॉजी चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली। अगर फ्रिक्वेंटली आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो हम पुरानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को कैसे कंटिन्यू करेंगे, एंड इतनी सारी मशीनरी की कॉस्ट है तो वो कैसे एक साथ हम अरेंज करेंगे। बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हो जाएंगे। तो वो इस सारे गम में डूबा हुआ था ही, जितने में उसको एक ऐसा ओनर, ऐसा मैन, एक बिजनेस जो है उससे उसका कांटेक्ट हुआ, जिसने उसको बोला कि यार आप क्यों टेंशन कर रहे हो, हम हैं ना, हम हैं, वी विल लुक आफ्टर योर इश्यूज। आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये इशू है कि मशीनरीज ऑब्सोलीट हो जाएंगी, तो भी कोई इशू नहीं है। आप एक काम करो ना, आप खरीदते क्यों हो असेट, वाई टू बाय द असेट। आपको तो अपने मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है ना, आपको अपने आउटकम से मतलब है, आपको अपने प्रोडक्शन से मतलब है। तो वाई टू बाय एन असेट हैविंग अ बल्क वैल्यू, जिसमें 100 करोड़ लगाने हैं, 50 करोड़ लगाने हैं, और फिर भी ये गारंटी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी कितने दिन तक चलेगी, है ना। से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आज मान लीजिए कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई भी ऐसा कोई भी बिजनेस है जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, या जहाँ पे कैमराज यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती रहती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है, कैमराज चाहिए होते हैं, एक से बढ़कर एक कैमरा। हर रोज़ एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो हम पुराने टेक्नोलॉजी वाले कैमरा अगर खरीद के रख लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है जहाँ पे बहुत जल्दी वर्जन्स अपडेट होते जाते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं उस मैन्युफैक्चरर को। तो ये जो ओनर है, जो बहुत सारे प्लांट मशीनरीज अपने पास रखता है, वो ओनर ये बोलता है कि यार वाई टू बाय द असेट, just do one thing, you just take this asset on lease and you just pay the lease rentals on a specific definite time period. तो इससे क्या होगा, you're not supposed to buy the entire asset, you're not supposed to make the entire money lump sum, you're not supposed to make the payment. And secondly, अगर आपको लगता है कि यार और अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है एंड यू आर वेल वर्ड्स विद दैट टेक्नोलॉजी, आप चेंज करना चाहते हैं तो बड़े प्यार से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप लीज रेंटल जो है वो देना बंद कर दीजिए, अग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए और काम खत्म। इसका मतलब ये ओनर इस मैन्युफैक्चरर को एकदम अल्टीमेट ऑप्शन दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरर भी खुश हो गया और ओनर को अपने असेट पे क्या मिल रहा है, लीज रेंटल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों का बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो ओनर है लीज डीड बना करके इसको, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका पोजेशन ट्रांसफर कर देगा, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो यहाँ पे ये ओनर कौन बन गया है, लेसर बन गया है, और ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कौन बन गया है, लेसी बन गया है। तो यहाँ पे अभी दो पार्टीज आ गई हैं, लेसर एंड लेसी, क्योंकि यहाँ पे लीज फाइनेंस है तो इसलिए लीज डीड बन रही है यहाँ पे दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो भी आपकी असेट है उस असेट के यूज के कंसर्न में एक लीज डीड एग्जीक्यूट की जाएगी। तो जो ओनर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था ही इज द लेसर, एंड जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है जिसको वो प्लांट एंड मशीनरी यूज करनी है, ही हैज बिकम द लेसी इन दिस रिस्पेक्ट।
अब यहाँ पे लेसी क्या करेगा, जो उसने पोजेशन लिया है उसके बदले में पेमेंट करेगा। अब कुछ इनिशियल अमाउंट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इनिशियल अमाउंट आपने स्टार्टिंग में पे कर दिया, एज अ सिक्योरिटी उसने रखवा लिया हो, एंड देन उसके बाद आप हर महीने या हर क्वार्टर या एवरी ईयर आप कुछ रेंटल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है। तो मेक पेमेंट ऑफ इनिशियल मनी एंड देन पीरियोडिक रेंटल्स फॉर द यूज ऑफ असेट। आई गेस यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, खरीदने की जगह पे वो प्रॉपर्टी को लीज पे ले रहा है। फाइन, ठीक है। अब दूसरा इशू स्टार्ट हो गया है। ये जो ओनर दिख रहा है ना आपको, ओनर, इस बेचारे ने मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसकी खुद की एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। देखिए, एक ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करके तो वो बिजनेस रन नहीं कर सकता। अब उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी अपने पास रखनी पड़ेगी, है ना, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को वो लेट आउट करता रहेगा, है ना। अब जिसको जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए तो जब जिसको जो चाहिए उसको चेपता रहेगा, है ना। इट्स लाइक दैट। आज मुझे कोई लोअर टेक्नोलॉजी चाहिए तो इसने मैन्युफैक्चरर ने वो टेक्नोलॉजी छोड़ दी तो मुझे वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो ओनर है वो इतनी महंगी महंगी प्लांट एंड मशीनरी कैसे खरीदेगा, इसको भी तो फंडिंग चाहिए ना अभी। तो इसको फंडिंग चाहिए तो ये क्या करेगा, अभी जाएगा बैंक के पास, है ना, और बैंक को अपनी कहानी बताएगा कि देखो भैया, मैं ना लीज फाइनेंसर हूँ, मैं लीज फाइनेंसर हूँ, और मैं यहाँ पे जो जो लेसीज होते हैं उनको असेट्स अरेंज करता हूँ। तो बैंक मुझे असेट खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो बैंक बोलता है बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, पूरे इंडिया के अंदर इतने सारे सेटअप चलवाओगे, है ना, मेक इन इंडिया का जो सपना है वो पूरा होगा, तभी तो जा करके हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो ये बैंक है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, हम आपको यहाँ पे मशीनरीज खरीदने के लिए फंड्स अरेंज कराएंगे। तो यहाँ पे जो बैंक है फाइनेंस कर रहा है लीजिंग कंपनी को असेट परचेस करने के लिए। अब जो यहाँ पे बैंक ने लोन सैंक्शन किया है लेसर को, उस लोन का रीपेमेंट वो कहाँ से करेगा? जो यहाँ पे पीरियोडिकल रेंटल उसको रिसीव हो रहा है, पीरियोडिकल रेंटल रिसीव हो रहा है, उस रेंटल से वो टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा, इस लोन का इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा। तो लेसर क्या करेगा? रिफंड ऑफ लोन फ्रॉम लीज रेंटल। तो यहाँ पे लीज रेंटल जो भी उसको रिसीव हुआ है उसके थ्रू टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती रहेगी। तो इट मीन्स यहाँ जो लीज फाइनेंसर है वो दो लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, एक तरह से मीडिएटर बन गया है, ना खुद का पैसा है ना खुद ने कुछ और काम करना है, उसने सिंपली बैंक से डील किया, उसने जो भी मैन्युफैक्चरर उससे डील किया, दोनों से बात की, प्लांट मशीनरी खरीदी, और देन उसके बाद पैसे बिना पैसे के सारा काम खेल रहा है और बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने फायदे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बैंक है, ऑफ कोर्स ये बैंक जो भी लोन सैंक्शन कर रहा है वो किसके बेसिस पे कर रहा है? इस प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे कर रहा है। तो डेफिनेट सी बात है, बैंक ये इंश्योर करेगा कि जो ये प्लांट एंड मशीनरी है एकदम सही सलामत कंडीशन में हो, क्योंकि अगर कल को कोई भी गलती हुई, कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ इंस्टॉलमेंट पेमेंट में, तो उस केस में बैंक के पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच दे। तो इसीलिए बैंक जो है यहाँ पे टाइम टू टाइम इस रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करेगा, पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब ये चलता रहेगा, मान लीजिए 5 साल की लीजिए या 8 साल की लीजिए, जो भी असेट की लाइफ है उसके हिसाब से जो भी लीज आपने बनाई है, तो ये लीज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। हर महीने, हर क्वार्टर, हर एनुअल जो है रेंटल रिसीव हो रहा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है, तो इस तरह से चैनल चलता जा रहा है। अब जब फाइनली लीज पीरियड ओवर होगा, जब फाइनली लीज पीरियड ओवर होगा, तो ये जो लेसी है वो लीज प्रॉपर्टी मतलब प्लांट एंड मशीनरी को वापस से किसको रिटर्न कर देगा? ओनर को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ये रेस्पेक्टिव लेसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीज पीरियड ट्रांसफर्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर कर देगा। देखिए, लीज जो भी बनती है, लीज फाइनेंस के अंदर ओनर हमेशा ही हमेशा कौन रहता है?
लेसर ही रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ, अगर फाइनेंस लीज है तो उसमें कुछ कंडीशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज जो है ओनर जो है वो हमेशा कौन रहता है, लेसर ही रहता है। तो ओनरशिप के टाइटल्स हमेशा लेसर के पास ही रहेंगे। और जो लेसी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज़ करने के राइट्स रखता है, और यूज़ करने के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस से लेसर को रिटर्न कर देता है। तो आई गेस ये प्रोसेस आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। अब हम इसकी पूरी एंटायर लैंग्वेज देख लेते हैं कि लीज फाइनेंस क्या है। लेट्स सी। लीज फाइनेंसिंग, इट इज व्हाट, it is a contract between the owner and the user, that is what lessee. There are various type of lease, that is operating lease and finance lease. अच्छा, अब हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ऑपरेटिंग लीज क्या होता है और फाइनेंस लीज क्या होता है। देखो, बेसिकली ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज जो है वो डिपेंड करती है टेन्योर पे। अगर आपकी जितनी भी असेट की लाइफ है ऑलमोस्ट सेम पीरियड के लिए अगर लीज बनाई गई है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज, मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो गई। वेयर एज असेट की जो लाइफ है उसके पार्ट के लिए ही अगर लीज बनाई गई है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए एक लैंड है। अच्छा, इन जनरल लैंड की लाइफ हम कितने साल माने, 50-60 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, सालों साल चलती ना लैंड। तो लैंड में कोई डेप्रिसिएशन तो होता भी नहीं है जब तक कि कोई नेचुरल क्लैमिटी नहीं आ जाए। मान लीजिए फ्लड ही आ गई है, उसमें लैंड खराब हो गई है, तब तो बात ही अलग है। बाकी अदरवाइज लैंड कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब इसका जो पीरियड है वो सालों साल है। अब लेट्स अज्यूम, मैं तो 100 साल लेके चल लेती हूँ, है ना, उससे ज़्यादा तो क्या देखी है हमने, 100 ईयर्स लेट्स अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब 100 साल की लैंड है जिसमें से लीज बनाया गया है फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की लीज है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग लीज। वेयर एज मान लो अगर एक प्लांट एंड मशीनरी है और प्लांट एंड मशीनरी की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ, वो 5 साल के लिए है और इतने ही पीरियड के लिए 5 ईयर्स के लिए ही लीज बनाई गई है, तो इसको बोलते हैं अपन फाइनेंस लीज। ठीक है, तो अगर असेट की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पीरियड के लिए अगर लीज बनाएंगे तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज, और अगर उसे शॉर्टर पीरियड के लिए बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग लीज। अब इनमें क्या होता है, देखो फाइनेंस लीज अगर है तो उस केस में जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जो भी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वगैरह की जिम्मेदारी जो होती है वो लेसे की खुद की होती है। वेयर ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो भी प्रॉपर्टी का रिपेयर, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है वो लेसर की होती है ना, तो इस तरह से ऑब्लिगेशंस में डिफरेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। In term of lease agreement, the lessor pays money to the supplier, who in turn delivers the articles to the lessee. तो यहाँ पे of course जो लेसर है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करता है और उसके बदले में लेसी लीज रेंटल्स पे करता है। आगे देखते हैं। The lessee, that is hirer of the article, make periodical payment to the lessor. At the end of the lease period, the asset is restored to the lessor. तो जैसे ही लीज पीरियड ओवर हो जाएगा वैसे ही असेट वापस से किसको दे दी जाएगी, लेसर को दे दी जाएगी। देन उसके बाद कमर्शियल बैंक इन इंडिया हैव बीन फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ लीजिंग कंपनीज। देखो लेसर ने लेसी का काम तो निपटा दिया, लेकिन लेसर का काम कौन करेगा, तो वो कौन कर रहे हैं, बैंक्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको फंडिंग कर रहे हैं by providing overdraft, cash credit account, demand loan against fully paid new machinery or equipment by hypothecation of सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इस टाइप की जो मशीनरीज वगैरह हैं उन पे हाइपोथिकेशन क्रिएट करके लोन सेंक्शन किया जा रहा है। ठीक है, द रिपेमेंट शुड बी फ्रॉम द रेंटल्स ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट लीज्ड आउट। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट हो रहा है लोन का वो किससे हो रहा है, रेंटल से हो रहा है, जो हमने प्रोसेस में ऑलरेडी समझ ही लिया है। एंड द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिपेमेंट इज 5 years और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे जो भी रिपेमेंट पीरियड रहेगा, लोन जो रहेगा यहाँ पे वो मैक्सिमम 5 साल का रहता है। जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लोन सैंक्शन करेगा उसका मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा, 5 साल रहता है। ठीक है,
बैंक इज अलाउड टू पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द असेट, ऑफ कोर्स भैया बैंक की असेट है, बैंक देखेगा, उसका इंटरेस्ट है उसमें, पता चले आपने तो असेट को डुबाई दिया, पता नहीं कैसे यूज़ किया था, पूरी तरह से ख़राब ही कर दिया उसको, एकदम ऑब्सोलीट बना दिया उसको, तो अगर उसके अस्थि पंजर निकाल दिए हैं तो बैंक बोलेगा कि यार आप कैसे इसको बेच करके पैसा रिकवर करेंगे, तो टाइम टू टाइम बैंक उसका इंस्पेक्शन करा सकता है। इज दिस क्लियर? लीज फाइनेंसिंग समझ में आई सब लोग को? चलिए, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज एंड नॉट फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो इन जनरल जो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनमें इस टाइप की फाइनेंसिंग नहीं होती है। मैन्युफैक्चरर्स को जो बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह चाहिए होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हायर परचेज फाइनेंस। अब नाउ व्हाट इज दिस हायर परचेज? देखो इन दोनों में ना सिमिलैरिटी नज़र आती है कि लीज फाइनेंस, अभी जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई वैसे ही कुछ प्रोसेस हमारी हायर परचेज फाइनेंस की भी है। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास फंड्स नहीं हैं और अगेन उसको भी एक डर है कि पता नहीं मशीनरीज वगैरह जो ऑब्सोलीट हो गई तो वो सोच रहा है कि यार क्या करूँ मैं। तो अगेन यहाँ पे एक ओनर है बिजनेस का जो बहुत सारे असेट्स रखता है अपने पास, वो यहाँ पे असेट को हायरर को देगा। यहाँ पे जो हायर परचेजर है उसको क्या बोलते हैं? हायरर। मीन्स जो यहाँ पे जैसे लेसी था वैसे यहाँ पे हायरर होता है, और जो ओनर है उसको क्या मिलता रहेगा? हायर मिलता रहेगा, रेंटल मिलता रहेगा, रेंटल मिलता रहेगा, हायर। अच्छा, लेकिन बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? जैसे लीज जब भी फाइनेंस होता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लेसी वापस से लेसर को ट्रांसफर करता है ना। वहाँ पे ओनर हमेशा हमेशा कौन बना रहता है? लेसर बना रहता है। वेयर एज हायर परचेज फाइनेंस में हायरर जो है वो ओनर होता है, और वो ओनर है और वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर देगा तो सारे एब्सोल्यूट राइट उसको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, हायर परचेज में अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में उस वो प्रॉपर्टी जो है उसका पोजेशन वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है, इट टोटली डिपेंडेंट ऑन द हायरर। तो दिस इज द ऑप्शन एट द एंड ऑफ हायरर। हायरर विल डिसाइड whether he is willing to continue this hire or not, है ना। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले hire purchase transactions are very similar to the leasing transactions. And hire purchase finance takes place mostly in the automobile sector. Like leasing finance, the ownership of vehicle continues to remain with the leasing company till the agreement period ends. However, at the end of stipulated period, the hirer has option either to return the assets to leasing company while terminating the agreement or purchase the asset upon terms set out in the hire purchase agreement. That means यहाँ पे उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है हायरर के पास कि क्या वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन लीज फाइनेंस में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, देन hire purchase finance takes place predominantly in automobile sectors. Banks have started direct finance to transport operators as the nature of advance being classified as priority sector lending. तो यहाँ पे बैंक्स जो हैं, जिस तरह से वहाँ पे लीज फाइनेंस में बैंक्स का रोल था, वो जो फाइनेंसिंग लीजिंग फाइनेंस कंपनीज थी उनको फाइनेंस कर रहा था बैंक, एग्जैक्टली यहाँ पे भी हायर परचेज जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग करने का काम जो है वो बैंक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीजिंग फाइनेंस और हायर परचेज फाइनेंस में काम दोनों में सेम सा ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप के डिफरेंस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक बार इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे लीजिंग फाइनेंस है, एंड हायर परचेज फाइनेंस, इनमें क्या डिफरेंस रहता है? देखो, नंबर वन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे लेसर विल ऑलवेज रिमेन द ओनर। लेसर विल ऑलवेज रिमेन द ओनर। वेयरएज हायर परचेज में जो हायरर है
hirer can opt to get ownership, और उसको ओनरशिप कब मिलेगी, जब वो फुल इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। तो कब, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट जो भी इंस्टॉलमेंट है उसका, है ना। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ रेंटल पे करता है ना लेसी, तो इसलिए लेसी को सिर्फ रेंटल एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है ना। तो लेसी जो है उसके लिए रेंट क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे जो हायरर है, क्योंकि वो ओनरशिप ले रहा है, तो इसलिए हायरर क्या चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अपने जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे असेट पे डेप्रिसिएशन लगाएगा। वेयर एज जो लीजिंग फाइनेंस है उस केस में यहाँ पे रेंट को एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो ये हायर पे कर रहा है वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो असेट का पार्ट माना जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है और ओनरशिप टाइटल में डिफरेंस होता है। बाकी प्राइमा फेसी देखोगे तो चीज़ एक जैसी दिखाई देती है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको अच्छे से, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार फटाफट से सुन लो, जल्दी से बता रही हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन है जिसको कोई मशीनरी या कोई भी अदरवाइज असेट चाहिए थी, वो लमसम पेमेंट नहीं करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, या उसको लगता है असेट ऑब्सोलीट हो सकती है, तो उसके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो वो लीज फाइनेंस करवा सकता है या हायर परचेज फाइनेंस करा सकता है। लीज फाइनेंस, अब वो देखेगा कि असेट में कितना डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। ये बेसिकली डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाता है, इनकम टैक्स बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है वो ये देखेगा कि असेट पे डेप्रिसिएशन कितना अलाउड है और इस पे इंटरेस्ट ये एक्सपेंसेस वगैरह कितने अलाउड है। तो वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके प्रॉस एंड कॉन्स चेक करने के बाद ही वो डिसाइड करता है कि वेदर ही मस्ट गो फॉर हायर परचेज और ही मस्ट गो फॉर लीज फाइनेंसिंग। और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी ओनर है वो ओनर यहाँ पे लीज रेंटल्स रिसीव करता है या हायर रिसीव करता है, और वो जो हायर या रेंटल रिसीव कर रहा है उसको वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन रीपेमेंट की इंस्टॉलमेंट्स में यूज़ करता जाता है, और कुछ स्पेसिफिक टेन्योर के बाद वो लोन रीपेमेंट हो जाएगा। और फाइनली अगर लीज है तो लीज के केस में लेसी जो है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस ट्रांसफर कर देगा लेसर को। लेकिन हायर परचेज फाइनेंस है तो उस केस में हायरर विल डिसाइड कि वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू दिस असेट और ही इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू दिस असेट। तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दे, और अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहता है तो डिसकंटिन्यू कर दे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना बंद कर दे, मतलब हायर पेमेंट करना बंद कर दे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?